हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ रहे थे और इसका मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। और बाकी का जो बचा हुआ सिद्धांत है वो हम इस पार्ट नंबर 2 में कंप्लीट करेंगे। और पार्ट नंबर 3 मैं आपके लिए जो लेकर के आऊँगी वो ऑब्जेक्टिव्स का नहीं रहेगा, बल्कि इसका जो प्रोसेस है, पूरा पावलोव ने किस तरीके से इस सिद्धांत को बताया है, उस प्रोसेस को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगी। कुछ चीज़ें हम इंग्लिश में भी देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश में देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और क्योंकि जो साइकोलॉजी है उसमें पर्यायवाची में हम कई बार उलझ सकते हैं, आंसर आते हुए भी गलत कर सकते हैं, तो इसलिए हम इंग्लिश से ही इसमें साइकोलॉजी के अंदर इंग्लिश से चलना ज़्यादा सही माना जाता है। क्योंकि इंग्लिश में किसी भी सिद्धांत का एक नाम है, जबकि हिंदी में उसी के बहुत सारे नाम दिए गए हैं, बहुत सारे वैकल्पिक नाम उसके दिए जाते हैं। तो हम पार्ट नंबर 2 में आपके सामने लेकर के आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ही क्रिया बार बार करने पर प्रभावहीन हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? ए अनुबंधन, बी विलोपन, सी संप्रत्यय, या डी ए और बी दोनों। देखिए, अनुबंधन जो होता है, अनुबंधन तो एक कनेक्शन बन जाता है। कोई भी क्रिया अगर बार बार होती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो व्यक्ति के मस्तिष्क में एक कनेक्शन बन जाता है, उसी को अनुबंधन कहते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। बी विलोपन। अब ये पूछ रहा है कि एक ही क्रिया बार बार करने पर प्रभावहीन हो जाती है। देखिए, पावलोव ने क्या किया था कि घंटी को बजाया था। जब लास्ट उसका, मैं आपको इसके जो पूरी स्टेप है वो इसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। इसमें मैं आपको सिर्फ टू द पॉइंट बात करूंगी। इसमें जो लास्ट में जो पावलोव है वो ये करता है कि घंटी को बजाता है, लेकिन भोजन को उसके सामने प्रस्तुत नहीं करता, और बार बार वो घंटी की आवाज़ से ही जो कुत्ता है वो लार टपका देता है। ये कनेक्शन बार बार चलता है, एक ही क्रिया बार बार होती है, लेकिन वो बार बार भोजन नहीं प्रस्तुत करता है। तो लास्ट में जो कुत्ता है वो ये समझ जाता है कि घंटी बजेगी लेकिन भोजन नहीं आएगा, तो उसकी जो लार है वो भी आना बंद हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है? विलोपन कहा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी विलोपन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पावलोव का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? ए विलोपन, बी प्रस्तुतिकरण, सी अनुबंधन, या डी अस्वाभाविक उत्तेजक। तो देखिए, विलोपन पर तो ये आधारित है नहीं, प्रस्तुतिकरण पर भी ये आधारित नहीं है, अस्वाभाविक उत्तेजक तो इसमें केवल जो है घंटी है, घंटी की आवाज़ है। तो अनुबंधन, देखिए पूरी जो प्रक्रिया है इस पावलोव के सिद्धांत की, वो ले देकर के अनुबंधन के ऊपर आधारित है। जो पावलोव है वो घंटी की आवाज़ और कुत्ते के लार के मध्य जो है अनुबंधन बनाने की कोशिश करता है, और लास्ट में उसमें कामयाब भी हो जाता है। तो ये जो है पूरा सिद्धांत वो अनुबंधन पर आधारित है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 3 है, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधन की प्रकृति कैसी होती है? ए स्थायी, बी अस्थायी, सी सतत, या डी समानांतर। देखिए, जो पावलोव का सिद्धांत है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पहले तो वो जो घंटी की आवाज़ सुन करके उसके साथ भोजन का, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस इससे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो जो घंटी की आवाज़ है उसके साथ ही भोजन को वो प्रस्तुत करता था, तो जो है कनेक्शन बन जाता था। और लास्ट में क्या करता है कि वो थोड़े टाइम तक जो घंटी है केवल उसी को बजाता है, भोजन नहीं देता है, लेकिन तब भी लार आती है। लेकिन जब इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है, बार बार इसी को किया जाता है, और ये कुत्ता ये समझ जाता है कि भोजन नहीं आएगा, तो उसकी जो लार है उसका आना भी बंद हो जाता है, अर्थात उसका विलोपन हो जाता है। तो जो अनुबंधन जो बनता है इस सिद्धांत के अंतर्गत वो अस्थायी रूप से बनता है, स्थायी रूप से नहीं बनता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी अस्थायी प्रकृति, यानी कि जो अनुबंधन की प्रकृति होती है वो होती है अस्थायी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा सिद्धांत चिंतन को महत्व नहीं देता और सीखने की क्रिया को यांत्रिक मानता है? ए प्रयत्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सभी सिद्धांत है वो चिंतन को महत्व देते हैं और सीखने के प्रोसेस को एक स्टेप बाय स्टेप समझने की प्रक्रिया मानते हैं, या कोई कॉन्सेप्ट माइंड में बना इस तरीके की प्रक्रिया माना जाता है। जबकि एक ऐसा सिद्धांत है जो इन सबको नकारता है, वो कहता है कि चिंतन नाम की कोई चीज़ नहीं होती किसी भी चीज़ को सीखने में, और जो सीखने की प्रक्रिया है वो यांत्रिक है। तो वो कौन सा सिद्धांत है? ए प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बिल्ली बार बार प्रयत्न करती है, चीज़ों को समझती है, तो इसलिए ये सिद्धांत नहीं है। सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत पूरी तरीके से चिंतन पर ही आधारित है। सूझ के सिद्धांत में ये माना गया है कि व्यक्ति पहले चीज़ों को कल्पना करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, उसका चिंतन करता है, इसलिए सूझ का सिद्धांत हो नहीं सकता।
सी विकासात्मक सिद्धांत, ये जीन पियाजे का सिद्धांत है, बुद्धि पर आधारित सिद्धांत है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो डी जो है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का ही हिंदी का एक नाम है। तो इसमें जो है, इसमें जो महत्व है जो वो चिंतन को नहीं दिया जाता। मतलब ये कहा जाता है कि व्यक्ति चिंतन के थ्रू नहीं सीखता, बल्कि एक यांत्रिक, यानी कि बार बार अगर उसी प्रक्रिया को किया जाए व्यक्ति के सामने तो वो सीख जाता है। तो इसलिए ये सिद्धांत जो है चिंतन को महत्व नहीं देता और जो सीखने की प्रक्रिया उसे यांत्रिक मानता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोजन को सिद्धांत में क्या कहा गया है? ए स्वाभाविक उत्तेजक, बी अनुबंधित उद्दीपक, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया था इससे पहले के वीडियो में कि जो भोजन है उसको, वो एक स्वाभाविक उत्तेजक है, क्योंकि भोजन को देखकर लार का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ए स्वाभाविक उत्तेजक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भोजन के प्रति लार टपकाना किस तरह की अनुक्रिया है? ए स्वाभाविक अनुक्रिया, बी अनानुबंधित अनुक्रिया, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भोजन के प्रति लार टपकाना मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही, तो आपको अच्छे से इसका आंसर समझ में आ ही गया होगा कि भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है और उसके प्रति लार का आना भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अनुक्रिया अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, घंटी को इस सिद्धांत में क्या कहा गया है? ए अस्वाभाविक उत्तेजक, बी अनुबंधित उद्दीपक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घंटी जो है वो एक अस्वाभाविक उत्तेजक है। घंटी कोई स्वाभाविक उत्तेजक तो हो नहीं सकता कि जिसको देख करके मुंह में लार आ जाए। तो ये एक अस्वाभाविक उत्तेजक है और ये एक अनुबंधित उद्दीपक भी है। देखिए ये अनुबंधित मतलब एक शर्त के साथ ये यानी कि इसके साथ एक शर्त थी कि जब ये बजती थी तो इसके साथ भोजन आता था। तो ये एक शर्त के साथ उद्दीपक का कार्य कर रही थी, इसलिए इसे अनुबंधित उद्दीपक भी कहा गया है। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। यानी कि पावलोव के सिद्धांत में जो घंटी है वो अस्वाभाविक उत्तेजक तो है ही सही, उसके साथ ही साथ ये क्या है, अनुबंधित उद्दीपक भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, घंटी के प्रति लार टपकाना क्या कहलाता है? ए स्वाभाविक अनुक्रिया, बी अस्वाभाविक अनुक्रिया, सी अनुबंधित या अनुकूलित अनुक्रिया, या डी ये सभी। देखिए स्वाभाविक अनुक्रिया, घंटी के प्रति लार टपकाना, ये जो है ये लास्ट में जाकर के होता है। मतलब बार बार जब घंटी के साथ भोजन दिया जाता है तो जो कुत्ता है उसके मस्तिष्क में घंटी की आवाज़ के साथ एक कनेक्शन बन जाता है, एक अनुबंधन बन जाता है, और उसकी घंटी की आवाज़ सुनते ही उसको लार भी आ जाती है। तो ये एक अनुबंधित या अनुकूलित अनुक्रिया कहा गया है। इस चीज़ को अनुकूलित अनुक्रिया कहा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनुबंधित या अनुकूलित अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इस सिद्धांत में घटित होने वाली समस्त अनुक्रिया क्या है? ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद ने जब आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड की मनोविज्ञान की बुक्स पढ़ी थी तो उसमें से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। तो ये क्वेश्चन आपको किसी गाइड में या फिर किसी लेक्चर में इन सब में देखने को नहीं मिल सकता है। तो आप एक बार इसको अपने माइंड में रखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको शामिल किया है। ए कुत्ते का भौंकना, बी भोजन का आना, सी घंटी का बजना, या लार का टपकना। तो देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर है डी। इस सिद्धांत में घटित होने वाली जो समस्त अनुक्रिया है वो है लार का टपकना। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए 10 शायद स्किप हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11, राजू, जो मैंने नंबरिंग है वो थोड़ी गलत कर दी है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, राजू बिजली कड़कना सुनकर अपनी जगह उछलने लगता है। तत्पश्चात कमरे की खिड़कियां बंद कर दी जाती हैं, फिर भी बिजली कड़कने की आवाज़ सुनकर राजू अपनी जगह उछलने लगता है। बताइए ये निम्न में से क्या है? देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया गया है 2011 का, जब टेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन दिया गया था। ये मैंने वहीं से उस पेपर में से क्वेश्चन लिया है। और देखिए किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। आजकल सैद्धांतिक क्वेश्चंस नहीं आते बल्कि अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक सिचुएशन बना करके दे दी जाती है, उस सिचुएशन से आपको जज करना होता है कि आखिर ये किस सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि
राजू क्या कर रहा है, पहले तो वो खिड़की खुली हुई थी और उसमें से बिजली देख रहा था, उसके थ्रू वो उछल रहा था। अब उसकी माँ क्या करती है, आकर के खिड़की को बंद कर देती है, लेकिन फिर भी उस आवाज़ को सुनकर भी राजू अपनी जगह पर उछलने लगता है। तो ये एक तरीके का क्या बन गया, अनुबंधन बन गया। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन तो ऑपरेंट कंडीशनिंग को कहा जाता है, यानी कि स्किनर का जो सिद्धांत है उसको कहा जाता है। और उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत तो आप सभी को पता है कि थांडाइक का दिया गया है, तो ये भी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, शास्त्रीय अनुबंधन। क्वेश्चन नंबर 12 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप अपने जूते एक निश्चित स्थान पर जूते की रेक पर खोलते हैं और अगले दिन उस रेक को यहाँ से हटा लिया जाता है, फिर भी आप अपने जूते उसी स्थान पर खोलते हैं, तो यह निम्न में से है। देखिए ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर के पेपर में से ही मैंने लिया है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली पावलोव का सिद्धांत पूछेगा, वो एक हो सकता है कि वो डायरेक्टली भी पूछ ले, अब ये एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन वो एक सिचुएशन भी बना करके अपने को दे सकता है कि आखिर हम लोग किस तरीके से उसको जज कर सकते हैं कि सिद्धांत कौन सा है, क्योंकि हम काफ़ी सारा कुछ मैटर पढ़ के जाते हैं, तो जब एग्ज़ाम है उसमें इतना अपना माइंड जो है वो काम नहीं करता, तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस ही दिए जाते हैं। तो देखिए इसमें देख लेते हैं हम, भूल, क्या ये भूल है, भूल से आप उस जगह पर रख देते हैं, बी गलती से रख देते हैं, या ये आपकी एक आदत बन जाती है, या डी अनुबंधन है। तो देखिए जो इसका आंसर है वो हो जाएगा डी, अनुबंधन। एक और क्वेश्चन है इसमें, अनुबंधन इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। आंसर क्यों होगा, क्योंकि एक आदत जो है, आदत अनुबंधन के थ्रू ही क्रिएट होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। निरर्थक अधिगम नॉनसेंस लर्निंग के प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने स्मृति विस्मृति से संबंधित प्रयोग किए थे। तो देखिए इसका जो है आंसर मैं बता देती हूँ, वो एबिंगहास थे। हालांकि ये जो है ये पावलोव के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो मैंने इसको इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो जो निरर्थक अधिगम था, नॉनसेंस लर्निंग, उसके प्रवर्तक और स्मृति विस्मृति से संबंधित जो प्रयोग किए थे वो एबिंगहास ने किए थे। तो इसका आंसर एबिंगहास है। तो देखिए मैं आपका इस पावलोव के सिद्धांत का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। पार्ट नंबर 3 में मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करवाऊंगी आपको, जो इसने जो प्रयोग किया था वो करवाऊंगी, और उससे अच्छे से उसका जो स्टेप है वो बताऊंगी। इंग्लिश में जो चीज़ें हमको कवर करनी है वो भी हम करेंगे। कुछ चीज़ों को हिंदी में डील नहीं किया जा सकता, उसे आप लोगों को इंग्लिश में ही देख करके जाना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो घंटी की जो बेल आइकन है आप उसको दबा दीजिए, ताकि आपको नया जो वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।